गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है डायबिटीज़ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बीमारी होती है, या हम इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम के हार्मोन के सिक्रेशन ना होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के कारण होती है। तो डायबिटीज़, क्योंकि इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डायबिटीज़। जैसा कि देखिए, डायबिटीज़ में एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि हमारे हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, या हम इसको ग्लैंड कह सकते हैं। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस की बीटा सेल जिनको हम कहते हैं, जो कि इंसुलिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि कम करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होकर, जो फूड हम इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और उसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। हमारे ब्लड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आने के बाद अब इंसुलिन हार्मोन की ये ड्यूटी होती है कि वो उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को टिश्यू तक, या जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ तक लेकर जाए, तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो इंसुलिन हार्मोन, जो कि पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रीट हो रहा था, तो इंसुलिन या तो सिक्रीट नहीं हो रहा है, या तो सिक्रीट हो रहा है तो इस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है कि वो इनफ नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अगर इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो कम सिक्रीट हो रहा है कि वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल परमानेंट बढ़ा रहेगा, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब परमानेंट बढ़ा रहेगा, डिज़ायरेबल अमाउंट से ज़्यादा अगर ब्लड में ग्लूकोज होगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है। तो फिलहाल देख लेते हैं कि डायबिटीज़ एक तरीके की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें देखिए, ये एक सीरियस लॉन्ग टर्म कंडीशन है, ये अचानक से नहीं होती है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। और देखिए, होती कब है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दे, या फिर अगर इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस करना बंद कर दे। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो इफ़ेक्टिव ना हो। तो इन तीन कंडीशंस में ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी, और जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी डायबिटीज़ की। इसके अलावा देखिए, जो डायबिटीज़ की कैटेगरीज़ हैं वो 3 टाइप की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। हम बात करते हैं प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 463 मिलियन जो अडल्ट्स हैं जिनकी एज 20 से 79 ईयर्स है, 20 to 79 ईयर्स के, जो कि पूरे दुनिया की जनसंख्या का 93% है, ये लोग करेंटली डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, डायबिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। टोटल नंबर जो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये आंकड़ा 2030 तक बढ़कर हो जाएगा 578 मिलियन, और 2045 में ये आंकड़ा 700 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा देखिए, ये एस्टिमेट किया गया है कि अडल्ट जो कि 20 से 79 ईयर्स के हैं, वो कितने 374 मिलियन अडल्ट जो है वो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि IGT से सफ़र कर रहे हैं। और ये प्रिडिक्टेड या अनुमान है कि 554 मिलियन 2030 तक, और 548 मिलियन लोग जो है 2045 तक, मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि 454 मिलियन 2030 तक और 548 मिलियन 2045 तक इतने लोग जो हैं वो IGT से सफ़र करेंगे। इसके अलावा 1.1 मिलियन चिल्ड्रन और अडोलसेंट ऐसे हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। और हर साल होने वाली डेथ जो डायबिटीज़ से या उसके कॉम्प्लिकेशन से जो डेथ हो रही है वो 4.2 मिलियन जो कि 2019 में रिकॉर्ड की गई है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 15.8% जो बर्थ है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें 15.8% बच्चे जो हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो गई है। उस दौरान वो बच्चे जो है पैदा हुए हैं, तो कई बार उनमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
एनुअल ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर साल जो डायबिटीज़ पर खर्चा हो रहा है वो 760 बिलियन यूएसडी का है, और ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये खर्चा बढ़कर 2030 में हो जाएगा 825 बिलियन और 2045 में हो जाएगा 845 बिलियन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो डायबिटीज़ है ये एक सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। लगभग 463 मिलियन लोग जो होते हैं अडल्ट जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि 2045 तक 700 मिलियन लोग इससे सफ़र करेंगे, और इसके और भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ की बात की है। फिर देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। इसमें देखिए टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारी बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है हमारी पैनक्रियास की सेल। इसमें देखिए इसमें के जो लोग जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पूरी लाइफ आर्टिफिशियल इंसुलिन के दम पर ही सर्वाइव करना है, वो उसी दम पर ही ज़िंदा रहेंगे। ये जनरली का यंगर एज ग्रुप के लोगों में होता है, यानी कम एज के लोगों में होता है, और ये इससे जो लोग सफ़र करते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अंडर वेट होते हैं, और एसिडोसिस जो है यहाँ पे कॉमन होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में देखिए ये मोस्ट कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ये धीरे धीरे डेवलप होती है और माइल्डर और मोर स्टेबल होती है। इंसुलिन इसमें जो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से, मतलब पैनक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन उसका फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, यानी या तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, या तो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। ये फॉर्म जनरली जो होता है वो अडल्ट में देखा जाता है, या फिर उन लोगों में जो जनरली ओवरवेट होते हैं। एसिडोसिस जो होता है यहाँ पर इनफ्रीक्वेंट होता है, यानी कि बहुत कॉमन एसिडोसिस नहीं है, कहीं कहीं पर ही एसिडोसिस के केसेस देखे जाते हैं। जो मेजॉरिटी पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, वो वेट लॉस करके या अपनी डाइट थेरेपी मेंटेन करके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इस टाइप की जो डायबिटीज़ है वो सबसे पहले अपीयर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जनरली इन 3rd ट्राइमेस्टर। इसमें देखिए तो क्या होता है कि लेस सेंसिटिव हो जाती है बॉडी इंसुलिन के लिए, सेम बात है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ सभी को नहीं होती है, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ डज नॉट अकर्स इन ऑल वुमेन्स एंड यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर गिविंग द बर्थ। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि जिन वुमेन्स को डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है प्रेगनेंसी टाइम में, आफ्टर बर्थ वो डिज़ोल्व भी हो जाती है, यानी रिजॉल्व हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू हो, और कई बार कंटिन्यू भी हो जाती है। एटियोलॉजी की बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के, प्राइमरी और आइडियोपैथिक डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा हेरिडिटी भी एक कारण होता है, एज भी होता है, जिसमें महिलाओं में देखा गया है कि एज और सेक्स है। एज में है कि हमने अभी पढ़ा कि अडल्ट्स में एक डायबिटीज़ होती है जो कि एज के साथ होती है, और कई बार क्या होता है कि टाइप 1 जो है वो दूसरे कारणों से होती है, उसकी बात हम करेंगे। सेक्स की बात करें तो महिलाओं में डायबिटीज़ की संख्या ज़्यादा देखी गई है। ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम है। डाइटरी फैक्टर्स है कि अगर हम अपने डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो एक टाइम के बाद ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या ज़्यादा हम कैलोरी कंजप्शन करते हैं तो एक टाइम के बाद डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इन्फेक्शन अगर है तो भी, क्योंकि इन्फेक्शन है तो कई बार जैसे पैनक्रियाटिक सेल में हो जाए इन्फेक्शन तो भी डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। और स्ट्रेस जो है वो बहुत ही मेन रीज़न होता है डायबिटीज़ होने का। अब देखिए अगर हम IDDM की बात करें यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो एटियोलॉजी हम देख रहे हैं कि जेनेटिक पहला फैक्टर जो है इसमें जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। इसमें होता क्या है कि 50% जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो HLA क्लास 2 जीन होता है जो कि क्रोमोसोम 6 पर होता है, उसमें प्रॉब्लम की वजह से या उसमें अल्टरेशन की वजह से होता है, जो कि हेरिटेबिलिटी से होता है, यानी हेरिडिटरी वो ट्रांसफ़र होता है। इन्वोफेंटल फैक्टर में अगर बात करें तो इन्फेक्शन एक होता है। इन्फेक्शन में देखिए कॉक्सकेई और अदर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या फिर क्या कोई दूसरे वायरस ऐसे हैं जो कि वायरस का अटैक हो चुका है और सिम्टम्स आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसकी वजह से जो पैनक्रियाज की सेल अगर परमानेंटली डैमेज हो गई तो IDDM हो सकता है।
इसके अलावा अगर वायरस ने ट्रिगर किया है ऑटोइम्यून रिएक्शन, यानी वायरस का अटैक हुआ और वायरस ने कुछ ऐसा कॉज किया जिससे किसकी वजह से ऑटो इम्यून रिएक्शंस आ गए, यानी अपनी इम्यूनिटी ही अपने खिलाफ काम करने लगी। तो ऐसे में जो पैनक्रियाज की आइसलेट जो सेल्स होती हैं उनमें इंसुलिन सिक्रीशन की, जहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन में देखिए क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को मैनेजमेंट का काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो ये तीनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं और हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखते हैं ताकि हमारे ब्रेन, हार्ट और जो मेजर ऑर्गन है उनको ग्लूकोज की सप्लाई बराबर होती रहे। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उस समय में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है और अगर ये परमानेंट है तो डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। फिज़िकल इंजरीज़ में ये एक साथ हमें देखना है। इंजरीज जो है ये फिज़िकल इंजरी होगा और देखिए सर्जरी में या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस में समटाइम्स प्रीसीड द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज़। तो अब इसमें देखिए लाइक इन्फेक्शन में भी हो जाता है कि दीज कॉज द सडन इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ कैटाबॉलिक हार्मोन्स विच में पार्टिसिपेट द डिसऑर्डर। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कई बार देखा जाता है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन अगर हो गया, बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कैटाबॉलिक हार्मोन्स जो होंगे वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाएंगे जो कि आईडीडीएम होने के डिसऑर्डर्स को होने को प्रमोट करते हैं। डाइट में देखिए ये ऐसा देखा गया है कि वीट और मिल्क प्रोटीन जो होती है ये स्ट्रॉन्ग डायबिटोजेनिक इफ़ेक्ट रखती है और इवेंटली कैपेबल होती है और इस चीज़ के लिए कैपेबल होती है कि ट्रिगर करे द स्ट्रिंग ऑफ द इवेंट, यानी डायबिटोजेनिक इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैनक्रियाज की आइसलेट सेल्स होती हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। आईडीडीएम एक स्लो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में हमारे खिलाफ ही ऑटो इम्यूनिटी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है कि हमारी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट हो रही है बार बार, तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बाद में वहाँ पे आईडीडीएम के केसेस देखे गए हैं। एनआईडीडीएम की अगर हम बात करें तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़ या हम इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। जनरली ये ज़्यादा एसोसिएटेड होती है ओबेसिटी से, हाइपरटेंशन से और हाइपरलिपिडीमिया से, यानी जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, जिनमें मोटापा ज़्यादा है, जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको हाइपरलिपिडीमिया है, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए इन सब कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ये प्राइमरी डिफेक्ट होता है, यानी ये इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं सिंड्रोम एक्स या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें देखिए जो एनआईडीडीएम होता है वो उनमें ज़्यादा होता है जो लोग ओबीज होते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें ज़्यादा देखा जाता है और ओबेसिटी की वजह से बीटा सेल का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो एनआईडीडीएम के जो पेशेंट हैं वो कॉम्बिनेशन होता है, एनआईडीडीएम जो है वो कॉम्बिनेशन होता है जनरली मेजर एंड माइनर जीन अफेक्टिंग, जो कि इंसुलिन सिक्रेशन का काम करते हैं। आगे देखिए कई बार क्या होता है कि एक म्यूटेशन ऑफ द ग्लूकोकाइनेज जीन, एक ग्लूकोकाइनेज जीन जो होता है हमारी बॉडी में वो हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो कभी कभी उस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरीके के अनकॉमन सिंड्रोम देखे जाते हैं जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं। फिर देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है कि लाइफस्टाइल, अगर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, यानी अगर हम समय से उठते नहीं हैं, हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, खाने में कैलोरी नहीं डिसाइड है, कुछ भी खाते हैं किसी भी टाइम पे खाते हैं, न्यूट्रिएंट बैलेंस नहीं करते हैं, तो ये लाइफस्टाइल हमारे लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है या टहलना नहीं है या इस तरीके की अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं या हैफजेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है एनआईडीडीएम का। एज की अगर हम बात करें तो मिडिल एज और एल्डरली में एनआईडीडीएम होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल फैट, वो लोग जिनका वेस्ट हिप रेशियो ज़्यादा होता है इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इंडिकेटिंग दैट द फैट इज़ लार्जली इन द एब्डोमिनल कैविटी, उनकी एब्डोमिनल कैविटी में फैट का जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा है और ये ग्रेटर रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का। प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी लेवल जो होता है प्लाज्मा में इंसुलिन
नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो प्लाज्मा में इंसुलिन का लेवल है वो क्या क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स जो पेनक्रियाट की आइसलैंड की जो होती हैं, अगर उन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है तो भी कई बार डायबिटीज़ होने का या NIDDM होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ में देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होना, ग्लाइकोसोरिया यानी यूरिन में ग्लूकोज का सिक्रीशन होना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर ग्लाइकोसोरिया होगा तो बार बार ग्लाइकोसोरिया होगा यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, जिसकी वजह से हमको बार बार यूरिनेशन लगेगी। ग्लूकोज के लेवल को कम करना है यानी बॉडी कहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को बाहर करिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि बार बार यूरिन पास होगी, और यूरिन पास होने से हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा। एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अल्टीमेटली फैट से एनर्जी लेना शुरू करेगी, जिसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे कि कीटोन बॉडीज़ का जो अमाउंट है हमारे ब्लड में वो बढ़ेगा और एसिडोसिस की कंडीशन होगी। पॉलीयूरिया हो जाएगा यानी कि यूरिन का बार बार सिक्रीट होना, नॉक्टूरिया या फिर ना सिक्रीट होना, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा यानी ज़्यादा प्यास लगेगी, पॉलीफेजिया ज़्यादा भूख लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फटीक होता है और वेट लॉस होता है यानी थकान होता है और अचानक से वजन का कम होना, इंक्रीज़ हो जाता है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, है ना। तो इन सब का एक्सक्रीशन जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा एक जनरल वीकनेस रहती है डायबिटिक पेशेंट को, डिक्रीज़ हो जाता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन यानी कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा बार बार होता है, और वुंड हीलिंग की कैपेसिटी इनकी डिक्रीज़ हो जाती है, वल्वेटाइटिस हो जाता है, कीटोसिस और कीटो एसिडोसिस की कंडीशन होती है और कीटोनीमिया भी देखा जाता है। देखिए, जो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं, इनिशियली आपको जो डायबिटिक पेशेंट होगा उसमें इनिशियली आपको पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस ये सब देखने को मिलेगा। यानी आपको स्टार्टिंग में अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रही है, या बहुत ज़्यादा उसका वेट लॉस हो रहा है अचानक से, तो ये सब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। अगर क्लिनिकली आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्लाइकोसोरिया करवाना पड़ेगा, ग्लाइकोसोरिया टेस्ट यानी यूरिन में ग्लूकोज का पास होना। इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज पास नहीं होती है, लेकिन डायबिटिक कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है। जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं वो है ब्लड विजन यानी साफ ना दिखना, स्किन इरिटेशन और इन्फेक्शन, वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ यानी वीकनेस हमेशा फील होना, और डिक्रीज़ हो जाती है हीलिंग कैपेसिटी। अगर कंटिन्यू रहा सिम्टम और इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है, एसिडोसिस होने लगता है और कोमा की कंडीशन भी हो सकती है। और केमिकल पैथोलॉजी की बात करें, यानी अगर आपको क्लिनिकली टेस्ट करवाना है तो हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवा लें, जिसमें हम फास्टिंग और पीपी करवाते हैं। यानी फास्टिंग का मतलब हम बिना कुछ खाए रात भर, जैसे अगर रात में खाना खाया तो सुबह 8 घंटे के बाद हम फास्टिंग टेस्ट करवाते हैं, तो वो हमारा 110 से कम होना चाहिए, 110 मिलीग्राम पर DL से कम होना चाहिए। और अगर पोस्ट प्रैंडिल कराते हैं तो 140 मिलीग्राम पर DL से ये कम होना चाहिए, जो कि खाने के 2 घंटे की बात की होती है। इंसुलिन का लेवल भी चेक करते हैं और ग्लूकागॉन का लेवल भी हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉमन चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में देखी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।